चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स। ठीक, तो पॉलीमर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपके नीट एग्जाम्स में पॉलीमर्स चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है और जो कि बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से दैट पॉलीमर्स चैप्टर जो है वो आपके नीट एग्जाम्स में आपको 4 मार्क्स इजीली फेच करवा सकता है। ठीक है, नाउ पॉलीमर्स होते क्या है? ठीक है, तो पॉलीमर्स की जब हम बात करते हैं, पॉलीमर्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 टर्म्स। वन इज पॉली which means many and another is mer which means unit or part, unit or part। ठीक, सो नाम से ही पता चलता है पॉलीमर्स का मतलब क्या होगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सबस्टेंसेस जिनके अंदर बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सो वी कैन डिफाइन पॉलीमर्स एज वो मॉलिक्यूल्स जो एक इस तरीके से बनते हैं कि जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे गिव राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल विद ए वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। अगर डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन सिंपली पॉलीमर्स एज दोज मॉलिक्यूल्स which we can simply say that these are the high molecular mass compounds which contain a large number of repeating structural units। ठीक है ना, उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक, और जो वो यूनिट, छोटा यूनिट जो बार बार उसमें रिपीट होता है उसको हम मोनोमर का नाम देते हैं। ठीक, जब ये मोनोमर्स आपस में लिंक होते हैं दे गिव राइज टू ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विद ए हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक, और पॉलीमर्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास देखा गया है इट रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 3 to 10 to the power 7 यूनिट्स, 10 to the power 3 to 10 to the power 7 यूनिट्स। दैट मींस ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम टर्म यूज करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो पॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं which consist of a large number of repeating units। ठीक है, मगर यहां पे एक चीज बहुत ही क्लियर करनी पड़ेगी यहां पे, वो ये कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स में एक बेसिक डिस्टिंक्शन है। ठीक है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में क्या डिस्टिंक्शन है? देखिए, अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हो। ठीक है, और पॉलीमर्स का भी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। ठीक, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स फाइन। ठीक है, मगर अगर हम पॉलीमर्स की स्पेसिफिकली बात करें, पॉलीमर्स ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक, मगर एक मैक्रोमोलिक्यूल होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें रिपीटिंग यूनिट्स हो। ठीक, मैक्रोमोलिक्यूल होने के लिए सिर्फ जो कंडीशन है वो ये है कि उसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें कोई भी रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट नहीं होता है। सो वी कैन से क्लोरोफिल इज ए मैक्रोमोलिक्यूल बट नॉट ए पॉलीमर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉलीथीन की बात करें, ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीईथीन, ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है पॉलीईथीन का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे ईथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं एंड दे गिव राइज टू ए हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जिसको हम पॉलीईथीन या पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, सो पॉलीथीन भी मैक्रोमोलिक्यूल है और साथ में इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स भी है। ठीक है, तो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, और उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर्स। ठीक, सो वी कैन सिंपली से दैट पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट मैक्रोमोलिक्यूल्स may not be considered as polymers। ठीक, या all the polymers are macromolecules but all the macromolecules are not polymers। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी चीजें देखते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है,
ठीक है ना। मान लीजिए आप पैकेजिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, पैकिंग मटेरियल्स की बात करें, ठीक है, हमें कोई भी चीज उठा के ले जाना हो तो हम उसको यूजुअली कैरी करते हैं किसमें, पॉलीथीन के बैग्स में, ठीक है। आप जो भी मार्केट से चीजें खरीदते हो उनकी जो पैकिंग होती है वो पॉलीमर्स की पैकिंग होती है, ठीक है। आप बच्चों के खिलौनों की बात करें वो मोस्टली किसके बने होते हैं, पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक। आप चेयर्स की बात करें वो पॉलीमर्स की बनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने भी चीजें आप अपने कपड़ों की अगर हम बात करें, हमारे कपड़ों के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं आजकल के जमाने में मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो हम यूज करते हैं वो सिंथेटिक होते हैं और पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। गर्ल्स हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है इन्हीं पॉलीमर्स की वजह से। वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट पॉलीमर्स, ठीक है। अब अपने मोबाइल्स की बात करें, मोबाइल्स के जो केसेस होते हैं वो पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है ना। इवन मोबाइल के ऊपर जो टेम्पर्ड स्क्रीन आपका लगा होता है वो पॉलीमर का बना होता है, ठीक है ना। सो हर कोई चीज जो हमारे इर्द गिर्द है मोस्टली उसके अंदर पॉलीमर्स आप देखेंगे, ठीक है ना। दैट इज व्हाई इस पॉलीमर्स चैप्टर को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आफ्टर डिफाइनिंग व्हाट पॉलीमर्स आर बेसिकली वी विल बी गोइंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे एक टर्म, देयर इज अ टर्म दैट्स कॉल्ड एज homopolymers and copolymers। homopolymers and copolymers दो टर्म्स हमने यहां पे लिखी, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। तो होमोपॉलीमर किसको कहते हैं और कोपॉलीमर किसको कहते हैं, ठीक है। होमो नाम से ही पता चलता है, होमो का मतलब होता है सेम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पॉलीमर्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, जो जिनमें सेम तरह के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, या जिनमें एक ही तरह का रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होता है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन जो है वो किसका बना होता है, इथीन का। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं दे गिव राइज टू पॉलीइथीन, ठीक है। तो ये पॉलीइथीन जो है कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इथीन की बात करूं, ये इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक, मैंने इसके सामने एक और इथीन मॉलिक्यूल रख दिया लाइक दिस, ठीक। व्हाट विल हैपन, ये इथीन इसके साथ कैसे कंबाइन करेगा, इन दो के दरमियान जो ये पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ तो ये कार्बन जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस ये और ये दो यूनिट्स आपस में क्या हो गए, कंबाइन। तो जब ये कंबाइन होंगे व्हाट विल हैपन जरा देख लीजिए, ये CH2 जो है, ठीक, इसने जो चार बॉन्ड्स बनाए थे अब तीन ही है, ठीक है ना। अब ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये CH2, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये CH2 था, अब ये यहां से भी एक और बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास अभी दो और एक तीन ही बॉन्ड्स है, चौथा बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट अबाउट दिस CH2, इट विल बी सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये CH2 किसके साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ CH2, ठीक है। इस कार्बन का क्या हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो दैट मींस इसने तीन ही बॉन्ड्स बनाए हैं, अब ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक। अगर मैं एक और CH2 रखूं, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, एंड इट विल गिव राइज टू अ लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल में देखें, ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखें, मैंने यहाँ पे दो दिखाए, अगर मैं तीसरा भी दिखाऊंगा, तीसरा इथीन मॉलिक्यूल भी दिखाऊंगा, वो ऐसे ऐड हो जाएगा CH2, ठीक। चौथा मॉलिक्यूल मैंने दिखाया वो इधर ऐड हो जाएगा CH2 एंड द चेन विल गो ऑन। और अगर आप इस पूरी चेन में देखेंगे, इस पूरी चेन में ये हो रहा है ना रिपीट, यही रिपीट हो रहा है ना CH2, ठीक है, CH2 यही आपस में रिपीट हो रहा है। इथीन मॉलिक्यूल्स जुड़ते जा रहे हैं और इसको हम क्या कहेंगे नाम, पॉलीइथीन, ठीक है। और अगर आप इस पॉलीमर की बात करें, इस पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो कौन से हैं, एक जैसे हैं, ठीक है ना। सभी रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, एक जैसे हैं। एक ही तरह के मोनोमर्स से जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं होमोपॉलीमर। सो दोज पॉलीमर्स which are formed from same type of monomeric units, they are called as homopolymers, ठीक है। On the other hand, we have another term that is copolymers, ठीक है। कोपॉलीमर किनको कहते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक से ज्यादा छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होके फिर बाद में वही रिपीट होता है, ठीक। इसको हम समझाने के लिए एग्जांपल देंगे नायलॉन का, ठीक है।
नाइलॉन 66, ठीक, नाइलॉन 66 याद रखिएगा, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमेरिक यूनिट्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमेरिक यूनिट्स। एक है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन मींस लाइक दिस, CH2 whole 6 NH2 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 NH2, hexamethylene diamine. I'll write here hexamethylene diamine, hexamethylene diamine, ठीक, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका IUPAC नेम जो होगा इट विल बी हेक्सा 1,6 डाइअमाइन, ठीक है, हेक्सा 1,6 डाइअमाइन, इसका कॉमन नेम क्या है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। सो अगर हम इसका नाम देखें, ये हेक्सामिथिलीन डाइअमीन जो है ये इसका कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम बनेगा हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन इसका IUPAC नाम होगा। इसका कॉमन नेम हेक्सामिथिलीन डाइअमीन है। प्लस by the combination of hexamethylene diamine and adipic acid. Adipic acid is CH2 whole 4 COOH, ठीक है, COOH and COOH, ठीक। So this is what we call as adipic acid, adipic acid, ठीक। इसको हम क्या नाम देते हैं, एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड का अगर आप IUPAC नाम देखें, यू कैन सी ये यहां से चेन स्टार्ट होगी या यहां से चेन स्टार्ट होगी, यू विल जस्ट नंबर दिस एज नंबर 1, 1 + 4 is 5, 5 + 1 is 6, तो टोटल में कितने हैं, 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, हेक्स, ठीक, 6 के लिए हेक्सा होगा, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल बॉन्डेड है सारे, सो इट विल बी हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड और एडिपिक एसिड, ठीक है ना। तो ये और ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। सो जिन पॉलीमर्स में एक से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट हो उनको हम क्या नाम कहते हैं, उनको हम नाम देते हैं कोपॉलीमर्स। देखिए क्या होगा, ये आपका NH2 बेसिक ग्रुप है, ये COOH एसिडिक ग्रुप है, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा, ठीक, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा। चलिए मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, NH and H, ठीक। व्हाट विल हैपन, इसमें से H निकलेगा और इसमें से OH ग्रुप निकलेगा, लाइक दिस, ठीक है। वाटर बाहर चला गया, फाइन, वाटर जब बाहर चला गया, व्हाट विल हैपन, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये है ना आपका NH, ठीक, NH, ये आप किसके साथ कंबाइन होगा, अगर आप COOH का स्ट्रक्चर देखें, इट इज बेसिकली COOH लाइक दिस, ठीक है। तो OH चला गया, वहां पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड OH के साथ बन रहा था, अब ये किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन के साथ। सो द बॉन्ड विल बी लाइक दिस, NH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 4, ठीक, देन यू हैव COOH, ठीक। इसी तरीके से इस साइड से क्या होगा, CH2 6 times, then you have NH2, ठीक। अभी ये पॉलीमर नहीं है, अभी मैं इन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके सामने एक और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन रखूं, यहां पे एक और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, उस हेक्सामिथिलीन डाइअमीन के पास क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा ना, ऐसे लाइक दिस, ठीक, like this. What it will do, अब यहां से भी OH इस H के साथ कॉम्बिनेशन करके वाटर बनाएगा, और यहां पे जो नया बॉन्ड होगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसके सामने मैं एक और क्या रख दूं, एक और C, ये वाला एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल रख दूं यहां पे, COOH। What will happen, इसका OH इसके H के साथ चला जाएगा, ठीक है।
सो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और चेन बढ़ती जाएगी, ठीक। सो दैट मींस हेक्सामेथिलीन डायमीन के बाद एडिपिक एसिड का यूनिट होगा, एडिपिक एसिड के बाद हेक्सामेथिलीन डायमीन का ग्रुप यूनिट होगा, उसके बाद फिर से एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामेथिलीन डायमीन, फिर से एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामेथिलीन डायमीन, फिर से एडिपिक एसिड एंड द चेन विल गो ऑन, ठीक है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इस पॉलीमर की बात करेंगे, तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो एक से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, ठीक है। हेक्सामेथिलीन डायमीन भी रिपीट हो जाएगा और एडिपिक एसिड भी रिपीट हो जाएगा, ठीक। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या था, इसमें इथीन के बाद एक और इथीन, उसके बाद एक और इथीन, उसके बाद एक और इथीन, ठीक है ना। सो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स, मगर इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इस तरह के पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं, कोपॉलीमर, ठीक है। सो व्हाट इज अ होमोपॉलीमर, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर which is formed by the same type of monomeric units, ठीक है। and what is a copolymer, that type of polymer which is formed by more than one type of repeating structural units, ठीक। ये आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमीन एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि इसके साइड पे COOH है, ये एक और हेक्सामेथिलीन डायमीन के साथ कंबाइन होगा, वो हेक्सामेथिलीन डायमीन एक और एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन होगा, ऐसे ही वहां पे रिपीटिशन होता जाएगा, क्लियर है। सो ऐसे पॉलीमर्स को हम नाम देंगे कोपॉलीमर्स, क्लियर। So we are basically discussing classification of polymers, ठीक। तो एक क्लासिफिकेशन हमने देखा, होमोपॉलीमर किसे कहते हैं और कोपॉलीमर किसे कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक, कि ये पॉलीमर्स हमें मिलते कहां से हैं, ठीक है ना। सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है ना। नंबर 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर, एक को हम नाम देते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक, सिंथेटिक पॉलीमर्स। और तीसरा है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक। सो ऑन द बेसिस ऑफ source of availability we have 3 types of polymers, natural, synthetic and semi synthetic, ठीक। तो नाम से ही पता चलता है नेचुरल का मतलब क्या है, ऐसे पॉलीमर्स जिनको हम कहां से हासिल करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से, ठीक, जिनको हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, उन पॉलीमर्स को हम नाम देते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा रबर जो है एक पॉलीमर होता है, ठीक है। इस रबर के बारे में हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है आगे, फिलहाल आप याद रखेंगे रबर इज अ पॉलीमर, और रबर को हम हासिल कहां से करते हैं, रबर ट्री से, व्हिच इज अ नेचुरल सोर्स। सो दैट इज व्हाई रबर कैन बी कॉल्ड एज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक। इसी तरीके से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, तो हमने बताया था प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें अमीनो एसिड्स रिपीट होते जाते हैं, ठीक है ना। उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आप सेल्यूलोज की बात करें, ठीक, सेल्यूलोज की बात करें, ठीक, अगर आप स्टार्च की बात करें, ठीक है, अगर आप न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, these are all natural polymers because they are obtained from natural resources, ठीक। सिंथेटिक पॉलीमर्स किनको कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को कहेंगे जिनको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यू हैव फॉर एग्जांपल पॉलीथीन है, ठीक, polythene is a synthetic polymer, you have polyvinyl chloride, PVC, हर एक के बारे में हमें पूरा डिटेल में बात करनी है। you have polyacrylonitrile, ठीक, या you have nylons, ठीक, nylons है, या you have polyesters, polyamides etc, ठीक। इनको हम सिंथेटिक कहेंगे। नाउ अनदर टर्म इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक किनको कहेंगे हम, सेमी सिंथेटिक कहते हैं उन पॉलीमर्स को जो बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से ही बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। ऐसे पॉलीमर्स जिनको नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर केमिकल मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम सेल्यूलोज की बात करें, ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हमने दिखाया था बायोमोलिक्यूल्स में। आपको पता है सेल्यूलोज ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, और ग्लूकोज यूनिट्स में OH ग्रुप्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक। अगर इस सेल्यूलोज की हम रिएक्शन करें, इसकी हम एस्टेरिफिकेशन करें, ठीक है ना, सेल्यूलोज की एस्टेरिफिकेशन करें, एस्टेरिफिकेशन का मतलब हम इसको एस्टर में कन्वर्ट करें, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये सेल्यूलोज जो है, अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करेंगे, क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर
OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एसिटिक एसिड हमारा है CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, यहां से H, यहां से OH निकलेगा, ये आपका ग्लूकोज होगा, इधर से पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ठीक। तो ये OCOCH3, ठीक है ना। यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज बन जाएगा, सेलुलोज के साथ एस्टर लिंक हो गया। सेलुलोज था नेचुरल, और सेलुलोज के ऊपर हमने केमिकल मॉडिफिकेशन से इसको एक और तरह के पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इस तरह के पॉलीमर को which are mostly obtained from natural resources, natural sources by the chemical modification, they are called as semi synthetic, ठीक है। और इस तरह के जो पॉलीमर को हम नाम देते हैं सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ठीक। सो सेलुलोज एसीटेट क्या होता है, अगर हम सेलुलोज की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो ये सेलुलोज से सेलुलोज एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट वाज बेसिकली अ नेचुरल पॉलीमर बट इट हैज बीन मॉडिफाइड बाय केमिकल मेथड्स एंड इट विल बी कॉल्ड नाउ एज सेमी सिंथेटिक, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, दैट इज सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक। Cellulose nitrate, cellulose acetate, they are the examples of semi-synthetic polymers. Fine. So next method of classification हमारा जो है that is based on the structure of polymers, ठीक है। polymers का structure कैसा है, उसके basis पे we have classified polymers again into 3 categories, ठीक है। Number 1 पहला है that is called as, उनको हम बोलते हैं linear polymers, linear polymers, ठीक। Number 2 they are called as branched polymers, and number 3 they are called as cross-linked polymers, cross-linked or network polymers, cross-linked or network polymers, ठीक। So based on the structure, polymers can be classified into 3 categories: linear polymers, branched polymers and cross-linked or network polymers, ठीक है। देखिए लीनियर नाम से पता चलता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स जो बनते हैं by the combination of monomers and they result in the formation of long citrate chains, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर क्या होती है, लॉन्ग citrate chains, लॉन्ग citrate chains, ठीक, जिनमें citrate chains प्रेजेंट होती है, जिसमें कोई उस चेन में किसी भी जगह पे ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक। तो ऐसे पॉलीमर जो बिल्कुल क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। इन पॉलीमर्स को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल देम एज लीनियर पॉलीमर्स, वी कॉल देम एज लीनियर पॉलीमर्स, फाइन, ठीक है। अब अगर आप इन लीनियर पॉलीमर्स की बात करें, क्योंकि इनमें लीनियर चेन्स प्रेजेंट होती है, सिट्रेट चेन्स प्रेजेंट होती है, और अगर ये चेन्स हम एक दूसरे के ऊपर पाइल करें, व्हाट विल हैपन, सिट्रेट चीजें जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली क्या हो जाती है, पैक हो जाती है, उनकी पैकिंग जो होती है वो काफी एफिशिएंट होती है, दे आर टाइटली पैक्ड, ठीक। सो यू विल रिमेंबर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of these citrate chain polymers or linear polymers. The polymeric chains are tightly packed, polymeric chains are tightly packed. तो जब polymeric chains tightly packed होंगी, ठीक, what will happen to the density of such polymers, ठीक है ना, उनकी डेंसिटी भी ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। so they are tightly packed. Number 2 they have high densities, high density, टाइट पैकिंग की वजह से वो क्या होंगे, उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो काफी हाई होगी, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सिमिलरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना, और उनकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, रेजिस्टेंस भी उनकी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स क्या क्या है, यू रिमेंबर दैट एग्जांपल्स ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर्स इंक्लूड, नंबर 1 यू हैव हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एक एग्जांपल है, ठीक। इसी तरीके से यू हैव नायलॉन 66, नायलॉन 66 जो है, नायलॉन 66 जिसका अभी हमने बताया कि ये एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीडाइनिन से बनता है, लंबी लंबी चेन्स होती हैं इसकी, ठीक है। यू हैव पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यू हैव PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, यू हैव पॉलीएस्टर्स, ये सभी एग्जांपल्स है किसके, लीनियर चेन
पॉलीमर्स की, ठीक। नेक्स्ट इज ब्रांचेड पॉलीमर्स। तो ब्रांचेड किनको कहेंगे? ऐसे पॉलीमर्स जिनमें मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं दे गिव राइज टू चेन्स, ठीक, स्ट्रेट चेन्स, मगर उन स्ट्रेट चेन्स में कहीं कहीं पे क्या होती है? ब्रांचेस बनी होती है, ठीक है। सो ऐसे पॉलीमर्स इस तरीके से होंगे, स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे किसी जगह ब्रांच निकली है, यहाँ पे किसी जगह ब्रांच निकली है, ठीक है। एक और चेन है, यहाँ पे किसी जगह ब्रांच है, ठीक, इधर किसी जगह ब्रांच है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहेंगे? जिसमें मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर न सिर्फ स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं बल्कि वो ब्रांचेस भी वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को नाम देंगे ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ठीक है। अब अगर हम ब्रांच्ड पॉलीमर्स को लीनियर पॉलीमर्स के साथ कंपेयर करें, अभी हमने बताया कि जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं इनकी चेन्स आपस में क्या होंगी? टाइटली पैक्ड होंगे, आराम से वो क्या हो सकती है? पैक हो सकती है। लेकिन अगर मुझे इसको और इसको पैक करना है, व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट बी टाइटली पैक्ड। इनके दरमियान काफी ज्यादा स्पेसेस रहेंगी, ठीक है ना। तो जब भी ब्रांचेस होंगी तो उनके दरमियान ऑब्वियसली क्या रहेंगी? स्पेसेस रहेंगी। सो दैट मींस वी कैन से इनके अंदर पैकिंग जो होती है वो टाइट नहीं होती है, ठीक है ना। दे आर लेस tightly packed or we can say they are loosely packed, ठीक, loosely packed, they are loosely packed, ठीक। जब ये loosely packed होंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? लो डेंसिटी होगी। लो डेंसिटी होने के साथ साथ क्या होगा? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ठीक, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, फाइन। इसी तरीके से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक। What are the examples? Examples you'll remember that's called as low density polythene. तो polythene के दो types होते हैं, high density polythene and low density polythene. Low density polythene is an example of branched chain, branched polymer, ठीक है। इसी तरीके से एक और example आप याद रखेंगे वो है amylopectin. You remember amylopectin? Amylopectin. हमने कहा था कि स्टार्च जो होता है वो दो चीजों का बना होता है, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। और हमने कहा था एमाइलोस स्ट्रेट चेन होता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन जो है अगेन दैट इज ब्रांच्ड, उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन। क्लियर? लास्ट वन इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स किनको कहते हैं? हम उन पॉलीमर्स को बोलते हैं जिनमें चेन्स जो होती हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय क्रॉस लिंक्स, ठीक है ना। क्रॉस लिंक्स मतलब एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, ठीक है। इनके दरमियान हमने ब्रिजेस लगा दिए हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ठीक। ये चेन और ये चेन आपस में लिंक्ड है, ठीक, और उस लिंकेज को हम क्रॉस लिंक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये चेन और ये चेन आपस में लिंक्ड नहीं है, ये इसकी ब्रांच निकल रही है, मगर इस वाले केस में दो चेन्स आपस में क्या होती हैं? लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ क्रॉस लिंक्स, ठीक है। और इन क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? ये इन चेन्स को 3 डायमेंशंस में एक दूसरे के साथ बाउंड रख के एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क टाइप ऑफ सॉलिड बना देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक। तो अगर हम इन नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें, क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा? इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और ऐसे पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर वेरी मच हार्ड, ठीक, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर? ठीक। और इसके एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। एग्जांपल्स आर नंबर 1 you have bakelite. One of the examples is bakelite. So bakelite is a network polymer. Similarly, another example you will remember that is urea formaldehyde. Urea formaldehyde polymer. Urea formaldehyde polymer. ठीक? Urea formaldehyde polymer. एक और example है that is called as, एक तो bakelite है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है। नेक्स्ट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें पूरा डिस्कस करना है कि इनमें किस तरीके से क्रॉस लिंकिंग वगैरह हो जाती है, ठीक। सो
On the basis of structure, we have three types of polymers: linear, branched, and cross-linked polymers. So next method of classification of polymers जो है that is based on the intermolecular forces. ठीक, उन polymers के दरमियान intermolecular forces कैसे होते हैं उसके basis पे polymers have been classified into four classes. ठीक, number one is called as elastomers. एक है elastomers. ठीक, दूसरा है they are called as fibers. तीसरा जो है they are called as thermoplastics. And the fourth one is they are called as thermosetting polymers. ठीक, so we have four types of polymers on the basis of intermolecular forces. Number one elastomers, number second fibers, number third thermoplastics, and number four thermosetting polymers. ठीक है, so what are elastomers? Elastomers नाम से ही पता चलता है ऐसे polymers which are elastic in nature. ठीक, the polymers which have elastic property. ठीक, elastic property का मतलब क्या होता है? ऐसे चीजें, ऐसे polymers जिनको जब हम खींचते हैं, जिनके ऊपर जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं. ठीक है, और जब हम उस फोर्स को विड्रॉ करते हैं वो अपनी शेप वापस रिगेन करते हैं. इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. ठीक है, सो इलास्टोमर्स हम कहते हैं किनको? ऐसे पॉलीमर्स को which are elastic in nature, that is they when the force is applied they get stretched. ठीक, कितना स्ट्रेच होते हैं? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स स्ट्रेच होते हैं अपनी नॉर्मल लेंथ से. जैसे आपने रबर देखा होगा, रबर को हम क्या करते हैं? रबर को हम स्ट्रेच जब करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी लेंथ से 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, और लेकिन जब भी जैसे ही हम फोर्स को वापस छोड़ देते हैं वो वापस अपनी पोजीशन जो है उसको रिगेन कर देता है. ठीक, सो इलास्टोमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर इलास्टिक इन नेचर, दैट इज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड दे आर स्ट्रेच्ड 10 times more than their normal shape, and when the force is relieved they retain their original shape. ठीक है, now हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की. ठीक, तो आप याद रखेंगे ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. ठीक, they have weakest intermolecular forces. ठीक है, weakest intermolecular forces, और वो weakest intermolecular forces कौन होते हैं? शाबाश, उनको हम नाम देते हैं weak van der Waals forces. ठीक, weak van der Waals forces. ठीक, so how can we define elastomers? We can define elastomers as those polymers which have elastic properties. ठीक है, such type of polymers contain weakest intermolecular forces between the polymeric chains. ठीक है, असल में ये क्या होते हैं ये elastomers? इन इलास्टोमर्स के अंदर क्या होता है? बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं जो कि कॉइल्ड होती है, लाइक दिस. ठीक है, कॉइल्ड पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं. ठीक, जिनके अंदर किसी जगह पे कोई जगह पे क्रॉस लिंक होता है. ठीक है, तो जब हम इस पॉलीमर को क्या करते हैं? खींचते हैं. ठीक, ये कॉइल्स जो होती है ये अनकॉइल हो जाती है. ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनकॉइलिंग ये क्या करते हैं? ये अपने इस लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, और जैसे ही हम फोर्स को विड्रॉ करते हैं इनके अंदर जो ये क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रॉस लिंक्स इनको वापस खींचते हैं और ये अपनी शेप जो है उसको रिगेन कर लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल जो है वो है रबर्स. ठीक, रबर्स में नेचुरल रबर. ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे, ब्यूना एस and another example is Buna N. Buna S and Buna N. हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करना है. क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे वो ये कि नेचुरल रबर जो है जिसको हम रबर ट्री से हासिल करते हैं. ठीक है, वो नेचुरल रबर जो होता है वो उतना इलास्टिक नहीं होता है. ठीक है, उसको जब खींचते हैं एक दो या बार बार खींचने पर वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो क्या कर देता है? लूज कर देता है. ठीक है ना, तो उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए नेचुरल रबर पे एक प्रोसेस की जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन.
व्हाट इज वल्केनाइजेशन? वल्केनाइजेशन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। वल्केनाइजेशन यहाँ पे हम याद रखेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, कैसे करते हैं आने वाले क्लास में हम वो देखने की कोशिश करेंगे। फाइन, सो याद रखने की बात यह है कि नेचुरल रबर इलास्टिक होता है लेकिन वो उतना इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक, सो इलास्टोमर्स हमने समझ लिया, ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और जब इनको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, फोर्स को हम रिलीज करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। उनके अंदर कॉइल्ड चेन्स होती हैं व्हिच आर लिंक्ड बाय सम क्रॉस लिंक्स, कुछ क्रॉस लिंक्स। तो जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं, कॉइल्स अनकॉइल होके लेंथ अपनी इंक्रीज कर देते हैं और जब फोर्स को वापस हम छोड़ देते हैं तो ये क्रॉस लिंक्स इनको वापस खींच देते हैं। ठीक, इसी तरीके से नंबर सेकंड, दूसरा टाइप जो हमारे पास है उन पॉलीमर्स का, दे आर, जिनको हम नाम देते हैं फाइबर्स। ठीक, तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स, व्हाट आर फाइबर्स? ठीक, फाइबर्स जो होते हैं वो थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स होते हैं। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स। ठीक, तो फाइबर पता ही है सब उनको, फाइबर की जब हम बात करते हैं इट मींस धागे, ठीक है ना, थ्रेड्स, थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स। ठीक है, और ये थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स जो होते हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। सबसे इनके अंदर स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और या तो फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हो सकती है। ठीक है, सो दोज पॉलीमर्स व्हिच आर थ्रेड फॉर्मिंग and consist of the strongest intermolecular forces among the polymeric chains like hydrogen bonding or dipole dipole interactions, they are called as fibers। ठीक है, तो इनके चेन्स के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर आपको याद होगा अभी नायलॉन की अगर हम बात करते हैं, नायलॉन के फाइबर्स यूजुअली हम कहते हैं। ठीक है, तो नायलॉन अभी हमने देखा है कैसे होता है, किस तरह से बना होता है। इफ यू रिमेंबर उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, NH, ठीक, लाइक दिस, या मैं ऐसे लिखूंगा NH CH2 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 CH2, 6 कार्बन्स होते हैं और NH2 होता है जिसने एडिपिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक, देन यू हैव CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH, जो यहां से फर्दर बॉन्ड बनाएगा, इसका NH2 यहां से फर्दर बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए ये एक पॉलीमर चेन है नायलॉन की। ठीक है, दूसरी पॉलीमर चेन जो होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी ना, उसमें भी कार्बन्स ऐसे ही होंगे और ये डबल बॉन्ड्स वगैरह ऐसे ही होंगे। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप? ठीक, तो अगर मैं नेक्स्ट चेन दिखाऊं, उस नेक्स्ट चेन में ऐसे ही होगा ना CO। ठीक है, देन यू विल हैव CH2 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 C डबल बॉन्ड O and C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, then you will have NH CH2, it will go on CH2 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 CH2, ठीक, CH2 NH C डबल बॉन्ड O and so on। ठीक है ना, सिमिलरली यहां से भी आगे होगा, यहां से भी आगे ऐसे होगा CH2 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 and so on। ठीक, अब जरा देखिए ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ है ना हाइड्रोजन एटम। ठीक, और ये C डबल बॉन्ड O है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन शुड बी लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड देयर मस्ट बी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका कार्बोनिल ग्रुप इसके NH के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी जगहों पे भी होगी। ठीक है ना, तो इन पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? दे विल बी वेरी मच टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? दे आर क्रिस्टलीन इन नेचर। इस
इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे हैव गॉट ए क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। आपको पता है नायलॉन की अगर हम बात करें, नायलॉन काफी ज्यादा टफ फाइबर होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो जनरल में अगर हम बात करें फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द polymeric chains are tightly packed, they have high densities, they have high tensile strength, high melting points, ठीक है, और वो काफी सारा प्रेशर जो है उसको withstand कर सकते हैं, ठीक। तो एग्जांपल क्या है इसमें, एग्जांपल आप याद रखेंगे, you have nylon 66, नायलॉन 66 इसका एग्जांपल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है टेरिलीन, इसी तरीके से सिल्क है, this is another example, ठीक। nylon 66, टेरिलीन, सिल्क, they act as fibers, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया था, बेसिकली इन पॉलीमेरिक चेन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो सकती है, NH of one of the chain will be hydrogen bonded to CO of another chain। इसी तरीके से किसी दूसरी जगह पे इसका CO उसका CO इसके NH के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। सो इस तरीके से हम फाइबर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। सबसे वीकेस्ट फोर्स किन में होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इलास्टोमर्स में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किन में होता है, फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ अनदर वन, तीसरा जो टाइप हमारे पास है पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स इज थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स जो है इनका हम कॉमन नेम देते हैं प्लास्टिक। तो जब भी आप प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर पॉलीमेरिक चेन्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे लाई इन बिटवीन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाई इन बिटवीन फाइबर्स and polymers, fibers and elastomers, ठीक। elastomers में सबसे weak, fibers में सबसे strong, और थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना उतने वीक होते हैं ना उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। तो इनमें भी डाइपोल इंटरैक्शंस हो सकती हैं या वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होंगे, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलास्टोमर्स से ज्यादा होगा, ठीक। डाइपोल के फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फाइबर्स के मुकाबले में कम होगा, इन बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स, ठीक है। ऐसे सबस्टेंसेस की क्या खासियत है, यू रिमेंबर दैट ये ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं व्हिच आर हार्ड, या जिनको हम जब हीट करते हैं, अपॉन हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से ये थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनको जब हम हीट करते हैं, हीटिंग से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हीटिंग से क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब उनको कूल किया जाता है ये फिर से हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अपॉन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट एंड अपॉन कूलिंग दे बिकम हार्ड। इस प्रॉपर्टी को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं किस चीज में, इस प्लास्टिक को मोल्ड करने में इनटू डिजायर्ड शेप्स। जैसे ही हम इस प्लास्टिक को हीट करेंगे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, जब ये नरम होगा तो इसको हम किसी भी डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया, ऑन कूलिंग ये हार्ड हो जाएगा, फिर से सख्त हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है, और वही शेप इख्तियार करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए ये पॉलीमर्स जो है, ये प्लास्टिक आइटम्स जो होते हैं, इनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और साथ में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं इनटू डिजायर्ड शेप्स, ठीक। तो पहली बार इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन होते हैं फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स, ऑन हीटिंग दे soften and can be molded into desired shapes ठीक है। इनको हम डिजायर्ड शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉलीथीन है, ठीक। पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। यू हैव पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, वो एक प्लास्टिक होता है। इसी तरीके से यू हैव पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोप्लास्टिक। इनको हम डिजायर्ड शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज अपॉन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड अपॉन कूलिंग दे बिकम हार्ड। ठीक है, अब कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं वो सॉफ्टन नहीं होते हैं। ठीक है ना, दे रेजिस्ट। ठीक, या वी कैन सिंपली से दैट कुछ थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको सॉफ्ट करना मुश्किल होता है अपॉन हीटिंग। ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स के अंदर ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स को इजीली सॉफ्ट करने के लिए हम उनके साथ कुछ केमिकल्स मिक्स कर देते हैं, जो इसको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे हैं जो जब हीट किए जाते हैं तो वो काफी सख्त होते हैं, वो इजीली सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स को इजीली सॉफ्टन करने के लिए उनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। ठीक, उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं प्लास्टिसाइजर्स। ठीक, सो व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स? Those chemical substances which when added to thermoplastics help in softening them easily। ठीक है ना, उनको सॉफ्टन करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनको हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, पीवीसी की बात करें, पीवीसी काफी सख्त होता है, तो इसको सॉफ्टन करने के लिए हम दो तरह के प्लास्टिसाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर वन इज, उनको हम बोलते हैं डाइअल्काइल थैलेट्स and another one is cresyl phosphates। ठीक, डाइअल्काइल थैलेट्स एंड क्रीसाइल फॉस्फेट्स। ये डाइअल्काइल थैलेट और क्रीसाइल फॉस्फेट क्या है? प्लास्टिसाइजर है। और प्लास्टिसाइजर किसको कहते हैं? ऐसे केमिकल्स को जिनको थर्मोप्लास्टिक्स के साथ ऐड किया जाता है ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ठीक, लास्ट में हमारा है दैट इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। व्हाट आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स? ठीक, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? इस ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे सेमी फ्लूइड होते हैं। सेमी फ्लूइड substances which upon heating, जिनको जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, which upon heating undergo change in their chemical composition, undergo change in their chemical composition and result in the formation of very hard and infusible mass। very hard and infusible mass क्या मतलब है? ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं एट लो टेम्परेचर्स, लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं तो उनके केमिकल कंपोजिशन में परमानेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, जब परमानेंट चेंज आता है उसकी वजह से क्या होते हैं? ये इतने हार्ड हो जाते हैं, ठीक, इतने सख्त हो जाते हैं कि इनको मेल्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। ठीक है ना, सॉफ्ट होने की तो बात ही नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स? थर्मोप्लास्टिक्स को जब हम हीट करते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनको डिजायर्ड शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स किनको कहेंगे? जिनको जब हम हीट करते हैं वो परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, परमानेंट एक शेप इख्तियार करते हैं जिसको हम फर्दर सॉफ्ट कर नहीं सकते हैं, जिसको हम डिजायर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड इनफ्यूजिबल मास, मतलब इनको मेल्ट करना भी क्या होता है? काफी मुश्किल होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, बैकलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो बैकलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड क्या होते हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग
पॉलीमर्स, इनको जब हम हीट करते हैं तो ये परमानेंट शेप इख्तियार करते हैं, इनको फर्दर हम वापस मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंटली सेट हो जाते हैं क्योंकि इनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, असल में इनके दरमियान हीटिंग करने की वजह से काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है। तो काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये वो क्रॉस लिंक्स जो होते हैं उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देते हैं, जब वो हिलेंगे नहीं तो वो सॉफ्टन नहीं होंगे। ठीक है ना, काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो सॉफ्टन नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, वो एक परमानेंट शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसीलिए इनको थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का नाम देते हैं। ठीक, इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड the classification of polymers based on the intermolecular forces, and there are 4 types: elastomers सबसे weakest intermolecular forces, fibers सबसे strongest intermolecular forces, thermoplastics in between elastomers and fibers इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है, हीटिंग करने की वजह से काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिस क्रॉस लिंकिंग की वजह से दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी सॉलिड, वेरी हार्ड, इनफ्यूजिबल मास, और उनको हम डिफरेंट शेप्स में फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फाइन।